नमस्कार मित्रों, मैं सीमा शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं संस्कृत साहित्य के बारे में आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। संस्कृत साहित्य विश्व वाङ्मय में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन रचना वेद, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद के बारे में कहा गया है। जो कुछ है संसार में वह सब कुछ वेद में है। वेद का अर्थ ही है जानना। वेद धातु से संपन्न वेद शब्द हुआ। तो वैदिक साहित्य से लेकर आज तक संस्कृत भाषा में अनवरत साहित्य सृजन होता रहा है। वैदिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य में भी दो आद्य महाकाव्य आदिकाव्य रामायण और महाभारत और इन पर आधारित बहुत सारी रचनाएं संस्कृत साहित्य में हुई, जिनमें सभी कवियों ने इन्हीं दोनों महाकाव्यों को अपना बीज रूप में स्वीकार किया और इनके आधार पर बहुत सारी रचनाएं संस्कृत साहित्य में हुई। तो बहुत सारे कवि हुए, उनमें से आज मैं आपके समक्ष कवि कुल गुरु कालिदास के बारे में कुछ अध्ययन करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ अध्ययन कीजिए। संस्कृत साहित्य में अनेक महाकवि हुए, जिनमें से कवि कालिदास अग्रगण्य हैं। उनके बारे में कहा गया है, पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बभू। अर्थात पहले कवियों की गणना के विषय में जब कोई चर्चा हुआ करती थी, तो कनिष्ठा से हम जब गणना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले कालिदास का नाम लिया जाता था। आज भी उनकी तुलना में कोई कवि नहीं है, तो इससे द्वितीय नंबर पर कोई नहीं आया। द्वितीय जो हमारी ये अंगुली है, इसका नाम अनामिका है। तो उनकी गणना के विषय में जब उनकी गणना कनिष्ठा से प्रारंभ होती थी और सेकंड नंबर पर या उनकी तुलना के अभाव में आज भी कोई भी जब कवि नहीं पाया जाता, तो ये अनामिका मानो सार्थवती, सार्थक नाम वाली हो गई हो। तो इस प्रकार कालिदास का संस्कृत साहित्य में जो स्थान है वह स्वतः सिद्ध हो गया। कालिदास के जन्म और काल निर्णय के बारे में बहुत सारे मतांतर हैं, जो कि ज़्यादातर संस्कृत कवियों के बारे में ऐसा ही है। संस्कृत साहित्य का, संस्कृत कवियों का, संस्कृत प्रेमियों का यह दुर्भाग्य रहा है कि उसमें रचित रचनाएं इतनी अधिक श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके रचनाकारों का कोई भी परिचय हमें एकदम सही और सटीक प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यही था कि वह जो भी रचनाकार थे या कवि थे या नाटककार थे या साहित्यकार थे, वह आत्म प्रशंसक या आत्मश्लाघा को सही नहीं मानते थे और उन्होंने अपना परिचय एकदम सही किसी ने भी नहीं लिखा है। और लिखते भी क्या, उनकी रचनाएं या उनकी जो प्रतिभा है वह ही उनका अपने आप में परिचय दे देती है, जो कि पर्याप्त है। महाकवि कालिदास के काल निर्णय पर हम कुछ भी समय न गंवाते हुए हम उनकी सीधी रचनाओं पर आ जाते हैं। उनकी 7 रचनाएं विश्वविख्यात हैं, जिनमें से कुमार संभवम महाकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है। कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है, जो कि भगवान शिव और आद्य शक्ति पार्वती के माध्यम से कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा है, जो कि 17 सर्गों में निबद्ध है। और उनकी दूसरी जो महाकाव्य है वह रघुवंशम है, जिसमें कि इक्ष्वाकु वंश यानी रघुवंश के राजाओं का वर्णन है। उनकी 2 खंड काव्य लिखे हैं, जो ऋतु संहार और मेघदूतम है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है, जिसमें कि महाकवि कालिदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का जो कि उनकी काव्य प्रतिभा है उसके जो परिचय दिया है, विलक्षण है। कालिदास अपने प्रकृति चित्रण के लिए ही विश्वविख्यात है।
उन्होंने ऐसी-ऐसी उपमाएँ दी हैं जिससे उनका नाम ही उपमा कालिदासस्य हो गया। तो मेघ ऋतुसंहार उनका ऋतु संबंधी वर्णन के लिए उनका खंड काव्य है जिसमें षड ऋतुओं का वर्णन है। तो मेघदूतम एक गीति काव्य है जिसमें कि मेघ के माध्यम से एक विरही यक्ष होता है, वह अपनी प्रिया को संदेश भेजता है। अत्यंत ही मधुर बन पड़ा है यह गीति काव्य जो कि खंड काव्य है। इस खंड काव्य में सारे ही जो श्लोक हैं वह मंदा क्रांता छंद में निबद्ध हैं जो कि गेय है। कविवर ने फिर 3 नाट्य रचनाएं भी संस्कृत साहित्य को भेंट में दी हैं। वह नाट्य हैं मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण ही महाकवि को शेक्सपियर से तुलना की गई है। तो ये था कालिदास का सामान्य परिचय। हम कालिदास की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप मेरा चैनल देखते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।